अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। भले ही 56 इंच की बात करने वाले जो हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में नफरत पैदा करने वाले इंटरनेशनल महाज पे अगर देखा गया तो आज ऐसा लग रहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले चीन के सामने कमजोर पड़ गए। पता नहीं क्या हुआ या क्या यहाँ कमजोर पे दादागिरी करना हिंदुस्तान के अंदर और सरहद पर बैनुल अक़वामी सियासत से डर के घुटने टेक देना या दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना या गले लग जाना, ये एक नया वतीरा बन गया है। पता नहीं किस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में कमज़ोर मुसलमान पर या कमज़ोर दलित पर जुल्म करना एक ऐसा लग रहा कि आदत बन चुकी है। शायद इसीलिए ये कि हर कांग्रेस की रियासत में कहीं ना कहीं, या हर कांग्रेस हो या हर एंटी बीजेपी गवर्नमेंट की रियासत में किसी न किसी तरीके से या तो कम्युनल एजेंडे को लागू करना या फिर वहाँ पर ही अवाम में बदनज़मी पैदा करना एक कोशिश हो रही है। जो राइट विंग हो या बीजेपी के आलेकार हों, उनके तरफ से एक कोशिश हो रही, चाहे ममता बनर्जी का कलकत्ता हो या रियासत तेलंगाना हो या कर्नाटका में हो, कहीं पर भी हो, एक तरीके से लगातार कोशिश हो रही कि कहीं ना कहीं तरीके से मुसलमानों को परेशान करे या वहाँ पर नज़्म व नस्क को या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब किया जाए ताकि चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक धब्बा पहुँचाया जाए। अगर देखा गया तो सिकंदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते एक पागल, मतलब वाक़तन जो बम्बई में एक पागल खाने में इलाज हो रहा आदमी को, यहाँ पे वो किसी वजह से वो आया था यहाँ पे क्लासेस अटेंड करने के लिए, और उसके तरफ से ये हुआ कि वो नमाज के बाद गया। यकीनन मंदिर में जाना उसका गलत था, मंदिर में जाके मूर्ति को तोड़ देना वो भी एक गलत इक़दाम था, लेकिन पागल है, पागल से कोई और अच्छी उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये इसरार करना कि उसके पागलपन को आप रिपोर्ट में मत शामिल करो तो ही हम इसको हवा नहीं देंगे, ये इसरार करते हुए उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन वो पागलपन की बात नहीं आई। इसीलिए शायद हो सकता है कि बीजेपी अपने मकसद में वहाँ पे कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा गया तो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ होने की वजह से यहाँ पर भी सूरत हाल को ख़राब करने की एक कोशिश हो रही है। वाक़या होता है तो उसके दूसरे दिन बीजेपी जाती है, तीसरे दिन वीएचपी जाती है, चौथे दिन बजरंग दल जाती है, पांचवें दिन हिंदू वाहिनी जाती है। इसके अलावा एक के बाद दूसरे तंजीमें वहां पे मंदिर को जाते हैं। अब गवर्नर के पास जाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अगर देखा गया तो सलमान सलीम ठाकुर जो शख्स का नाम है, उसका इलाज बम्बई के एक मेंटल दवाखाने में चल रहा है, जो मेंटली अनफिट है। ये बात आ गई है, आगे शायद पुलिस हो या कोर्ट में ये इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी, लेकिन सीसीटीवी में कैद इसकी हरकत को फिर से एक फ़ोन से रिकॉर्ड करके उसे फैलाए जाना, ये फिर एक कोशिश हो रही है कि हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ा देना। मगर इन चीज़ों को लेकर मैं समझता हूँ कि अब फिलवक़्त बीजेपी की पॉलिटिक्स से हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और दलित हो, ये लोग उकता गए हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो माशी हो, माली हो, घरेलू हो, ये सब परेशानियां इस कदर उलझे हुए हैं लोग कि वो अब मजहबी मुनाफरत को तरजीह नहीं दे रहे। वो यही चीज़ है जो बीजेपी को खल रही है। इसीलिए बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं एक के बाद दीगर कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लड़ाया जाए और लड़ाकर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश हुई। मगर याद रखिए, नए नए तरीके से जो हो रहे हैं उसमें कभी सलमान खान का नाम आ रहा है, तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, कभी बाबा सिद्दीकी का नाम आ रहा है, तो कभी सलमान खान को धमकी आ रही है, कभी कनाडा में निज्जर का कत्ल हो जाता है और अमेरिका में कत्ल से बच जाने वाला कानून वहाँ पे बैठकर एयर इंडिया के प्लेन्स को ये कहता है कि 1 नवंबर से 16 नवंबर 17 नवंबर तक एयर इंडिया के प्लेन में सफ़र ना करने की एक धमकी दे देता है। वैसे अगर देखा गया तो गार्डियन ने एक बहुत अच्छी तरीके से, गार्डियन जो कि बरतानिया का बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार है, उसने एक अच्छा अपनी स्टोरी का जो आगाज़ किया है वो इस तरीके से किया है कि अगरचे के
ایسے حالات، چاہے وہ بابا صدیقی ہو، لارنس بشنوئی ہو، سلمان خان ہو، ایسے حالات ڈومیسٹیکلی مطلب ہندوستان کے اندر اگرچہ کہ بی جے پی کو کافی تقویت پہنچاتے ہیں یا بی جے پی کی اس سے طاقت بڑھ جاتی ہے، لیکن ایکسٹرنلی ایسے حرکات سے بی جے پی کے کیا ہندوستان کے نام پہ دھبا پہنچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لارنس بشنوئی ہو، نجر ہو، قانون پر ہونے والا جو حملہ تھا وہ جس کو رک گیا ہے، اس کا لارنس بشنوئی سے تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا گیا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ لارنس بشنوئی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوشش سے سیاسی سرپرستی حاصل ہے، اسی لیے لارنس بشنوئی کھلے عام دھمکی بھی دیتا ہے۔ لارنس بشنوئی کے 700 قاتل بندوق لے کر ہندوستان بھر میں گھوم رہے ہیں، یہ بات بھی عام ہو جاتی ہے۔ اور نجر کے نام پہ ہو یا قانون کے نام پہ ہو، کہیں نہ کہیں جو بھی بی جے پی کے خلاف بات کرتا ہے، چاہے وہ بابا صدیقی ہو یا کوئی اور ہو، ان کے اوپر حملہ ہو جانا، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک چیز یہ جا کے جو اس کا کنیکشن جو مل رہا ہے، وہ اس سے سبھی لوگ اگر عقل پہ تھوڑا زور ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال چین سے دوستی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ہندوستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ جو سیاست گھوم رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کے تعلق سے دوستی کر لینا بہتر رہے گا۔ 4 سال سے جاری یہ کشیدہ تعلقات جو ہندوستان کے اور چین کے تھے، اس میں کہیں نہ کہیں اب برکس سمٹ کے موقع پہ کہیں نہ کہیں گرماہٹ آئی ہے۔ ویسے دیکھا گیا تو 2020 کے بعد سے جب سے ہندوستان کی سرحد پر چین کے سپاہیوں کی دستک دینا شروع ہوا تھا، وہاں سے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ گلوان ویلی میں یا گلوان کی پہاڑیوں میں یہ جھگڑا شروع ہوا، اس کے بعد سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ ہندوستان اور چین کے تعلق سے ہم بات کریں گے تو 3370 کلومیٹر کی سرحد ہے، جہاں پہ وقتاً فوقتاً تعلقات خراب ہوتے رہتے تھے، لیکن اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ کا ایک ریسرچ ادارہ ہے PEW، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 67% ہندوستانی چائنا کے اوپر اچھی رائے نہیں رکھتے، مگر اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا سے تعلقات اگر اچھے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے قربت اختیار کر رہا ہے چائنا سے، اس لیے کہ پاکستان ایسا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پاکستان کو چین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ضرورت پڑی تو پاکستان اپنے ایئر بیسز جو کہ ہندوستان کبھی نہیں دے گا، لیکن پاکستان فوراً تشتری میں رکھ کر امریکہ کو بھی دے سکتا ہے۔ پاکستان میں جس طریقے سے چائنا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ تو شاید یہی ہے کہ ہم بھی تعلقات بہتر کریں اپنے پڑوسیوں سے، یہ اچھا اقدام ہے۔ لیکن اگر دیکھیں گے تو امریکہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، یہ جس طریقے سے عالمی صورتحال بدل رہی ہے، اس میں تعلقات اگر ہم چین سے اچھے کر لیتے ہیں تو اگرچہ کہ ہندوستان نے پریس نوٹ نمبر 3 جاری کیا تھا، جس میں یہ ہے کہ سرحدی ممالک سے اگر کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتا ہے تو اسے خاص اجازت لینی پڑے گی، تو ہی یہ چیز بحال ہو سکتی ہے FDI کی جہاں تک تعلق ہے۔ لیکن ہندوستان ہندی چینی بھائی کے درمیان اگر دیکھیں گے تو چائنا امپورٹ $100 بلین کی امپورٹ کرتا ہے 2024 میں، جبکہ انڈین امپورٹس چائنا سے 101 بلین تھے، جو آہستہ آہستہ بڑھیں، لیکن ایکسپورٹ جو ہو رہا ہے ہندوستان سے وہ صرف $16 بلین ہو رہا ہے، جو تقریباً 84-85 بلین جو کمی ہو رہی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں، اس سے ہندوستان کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ قانون کا بھی معاملہ ہے، سرحد کے اندر کا معاملہ ہو یا سرحد کے باہر کا معاملہ ہو، ہندوستان میں اولین ترجیح یہ دینی چاہیے کہ سکون برقرار رہے۔ امن و سکون اگر ہندوستان میں برقرار رہا، فرقے وارانہ ہم آہنگی برقرار رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سب چیزوں کو عبور کرتا ہوا ترقی کر سکتا ہے۔ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے اوپر انٹرنلی اگر ہندوستان میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ اور چیز ایک آخری بات بتاتے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ
बीजेपी ने गुज़िश्ता हर 6 साल में मेंबरशिप ड्राइव चलाती है, तो इस बार जो मेंबरशिप ड्राइव चली, बीजेपी ने 26 लाख मुसलमानों को अपनी पार्टी का रुकन बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो आज हैदराबाद में भी हैं जो बीजेपी के दोस्त बन के अपने आप को फख्र के तौर पे घूम रहे हैं, लेकिन 26 लाख लोगों में अगर हम देखा गया तो यूपी में 6 लाख है, आसाम में 3.5 लाख है और मध्य प्रदेश में 3 लाख हैं। गुजरात में 2,30,000 लोग बीजेपी के रुकन बने हैं। वोट देते या ना देते वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से ये रुकन बनाया गया है, इसमें अगर हम यूपी की बात करेंगे और सेकंड नंबर पर आसाम है। यूपी में 6 सालों में, बल्कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत आने के बाद से 10,713 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है और तकरीबन 28,000 के करीब लोग जेल में रहना प्रिफर कर रहे हैं, बजाय इसके कि बाहर घूम के अपने सर पे मौत को दावत देने के लिए वो जेल में रहने को तरजीह दे रहे हैं। वैसे ही आसाम में भी अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने फैसले में कहा है कि 171 एनकाउंटर्स आसाम में भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों में, खास तौर पे मुसलमानों में और एसटीओ में, आसाम के हद तक, यूपी में तो मुसलमान और दलित को डरा धमका कर बीजेपी के रुकन बनाने की एक साजिश हो रही है। मैं समझता हूं कि इससे हम अगर वाकिफ रहेंगे तो इन सब की साजिशों से बचकर हम अपने आप को भी दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर बीजेपी के जिम्मेदारों को भी इस बात का ख्याल है कि हिंदुस्तान को तरक्की करना है, तो वो अक़लियतों पे, दलितों पे जो मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए इक़दाम उठाएं। चीन के साथ तो आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, दलित को क्रिश्चियन को लड़ा के, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन दलित को अलग अलग खानों में बांट कर, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की को आप यकीनी नहीं बना सकते। तो बेहतर यह है कि यहाँ पर भी, सरहद के अंदर भी अगर माहौल खुशगवार पैदा कर सकते हैं तो ही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की भी तरक्की हो सकती है। बहरहाल ये सब लम्हे फ़िक्र है। वक्त इस बात का मुतकाज़ी है कि हम सोच समझकर अपने इक़दाम को उठाएं, इसलिए कि उकसाने की एक कोशिश हो रही है, बीजेपी के हो या बीजेपी के हलीफ जमातें जितने भी हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं उकसाने की एक कोशिश हो रही है हमें। लेकिन हम हमारे कदम, साबित कदम पर कायम रहते हुए, एहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलते हुए अपने आप को बचा के इन सब चीज़ों में उलझने से बच के रहेंगे तो हमारी भी तरक्की हो सकती है, हम भी सुकून से रह सकते हैं। और जितना हम सुकून से रहेंगे वही एक बात है जो बीजेपी को खल रही है, जिसकी वजह से वो वक्तन फ़ौक़तन, चाहे औक़ाफ़ी बिल हो या कोई और तरीक़े से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम सब्र का दामन थामे रखते हुए साबित कदमी के साथ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाएंगे तो ये हमारे बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ आपको गोश गुजार करना था। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।